इसमें जोड़ना चाहता हूं कि यह सरकार रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि लोगों के आकांक्षाओं को खराब करते हुए आगे बढ़ने वाली सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अकाउंटेबल यानी जवाबदेह सरकार, ये सरकार मोदी जी की और जयराम ठाकुर की है। ये हमको समझना चाहिए। हम राष्ट्रवाद से एक है, हम जवाबदेह सरकार है, हम समस्याओं को समझ करके उसके साथ जुड़ने वाली सरकार है और हम लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए उनको रास्ता देने की वाली सरकार। और फिर मैं कहूंगा, ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं कह रहा, जब मैं कहता हूं कि ये प्रोएक्टिव सरकार है तो इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने वैक्सीन की चर्चा और इन्होंने वैक्सीन के बारे में आपको बताया कि उन्होंने आपको सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच, ये मोदी जी के आशीर्वाद से देने का प्रयास किया है और इसी के कारण आप लोग बड़े नजदीक बिना मास्क के बैठकर तालियां बजा रहे हैं। ये सुरक्षा कवच अभी भी अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के लोग कोरोना के खिलाफ खड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां मोदी जी ने 187 करोड़ इंजेक्शन लगा करके 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच पहना करके आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। मित्रों, मैं कुछ बिंदु भी आपके सामने रखूंगा। देखो, कई बार हमारे विरोधी बोलते हैं, मैं बोलता हूं बदलता भारत, बोलते बदलता क्या है जरा बताओ तो। मैंने कहा बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा भाई। पहले एमएलए बन के फिरते थे, आज के जवान से जब छोड़ दिए बेरोजगार हो गए। लेकिन मैं आपको बदलता मैं भारत बताना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी प्रदेश का भी। चिकन पॉक्स की दवा अमेरिका में 1995 में आ गई थी और भारत में आते आते 2005 में। पत्रकार बंधुओं से कहूंगा मेरे आंकड़े नोट कर लेंगे। बीसीजी वैक्सीन 1921 में आ गई थी दुनिया में, भारत में वो 1948 में आई। 1921 से 1948 में ओरल पोलियो वैक्सीन 1955 में आ गई थी और भारत में पोलियो का ओरल मेडिसिन 1985 में आया। हेपेटाइटिस बी 1965 में इसकी दवा आ गई थी और भारत में 2002 में आया। टेटनस की दवा 1940 में आ गई थी और भारत में आते आते 1978 में। मीजल्स की वैक्सीन 1973 में आ गई थी, 63 में आ गई थी, भारत में 1985 में आई। और जापानी बुखार ये 1906 में जापान में आ गया था और भारत में आते आते योगी जी जब सांसद बने तो 2006 में जापानी बुखार की दवाई आई। यानी भारत क्या था, सारी दुनिया को दवा लग जाए, फिर जो बची कुची मिले उसको भारत लेकर के अपने आप को खुशनसीब करता है। ये स्वास्थ्य का हालत थी भारत की। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, 2020 की जनवरी में 16 तारीख को पहला कोरोना का केस आया और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और कहा वैक्सीन बनाएंगे और 9 महीने के अंदर एक नहीं 16 वैक्सीन बनाकर 16 जनवरी को वैक्सीन का कार्य शुरू कर दिया और आज 187 करोड़ लोगों 187 इंजेक्शन वैक्सीन लग चुकी है। यह हमको ध्यान रखना, यह है बदलता भारत। कहां इंतजार करते थे 25-25 साल एक दवा को लेने के लिए, और ये भारत। और इतना ही नहीं, हमने वैक्सीन भूटान को दी, हमने वैक्सीन मालदीव को दी, हमने वैक्सीन श्रीलंका को दी, हमने वैक्सीन बांग्लादेश को दी, हमने वैक्सीन अफगानिस्तान को दी, हमने वैक्सीन मलेशिया को दी, हमने वैक्सीन जकार्ता को दी, हमने वैक्सीन इंडोनेशिया को दी। यानी आज
मोदी जी के नेतृत्व में आज वैक्सीन मैत्री के नाम पर भारत की ही रक्षा नहीं की, अनेकों ने देश की रक्षा की है। ये भारत का बदलता है, यह है प्रोएक्टिव होने का मतलब, जिसको हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं आज जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन में पहली डोज में नंबर 1 पर रहा है तो हिमाचल प्रदेश का। मैंने सोचा गलती से हो गया होगा, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि डबल डोज में, दूसरी डोज में भी हिमाचल नंबर 1 पर रहा। और मैं जयराम जी के ठाकुर जी के माध्यम से हिमाचल के डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को सलाम करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं यहां बताना चाहता हूं, हिमाचल को जानता हूं, वैक्सीन का मतलब वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर में उसको विशेष करके ले जाना, और जब तक मरीज को न लगे तब तक उसका टेम्परेचर घटना नहीं, और घट जाएगा तो वैक्सीन का रंग बदल जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। और हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में कहां बड़ा बंगाल, कहां छोटा बंगाल, कहां डोगरा सवाल, कहां शौन, कहां मलाना का कुल्लू का मलाना, ये सारे गांव जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर मैं कहूं तो ये कॉमिक, ये जो हमारा स्पीति का विलेज, यहां भी 5-5 लोगों के लिए भी हमारे हेल्थ वर्कर ने जाकर वैक्सीन लगाई और 100% वैक्सीनेशन किया। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, इसके लिए प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? पिछली बार फ्लड्स आए, जब तक जयराम जी फोन करते प्रधानमंत्री जी बताइए, प्रधानमंत्री जी ने एनडीआरएफ की फोर्स यहाँ भेजी कि नहीं भेजी, तुरंत राहत कार्य हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव होना। आप बताइए, अगर यूक्रेन से लोगों को लाना था तो कौन सा देश है जो लेके आया है? अमेरिका लेके आया? आप बताइए, यूरोप के लोग लेकर के आए? आप बताइए, पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? यहां तक कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेकर के यहां तक यह है बदलता भारत, यह है बदलती तस्वीर। और पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर बोले, वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट वी हैव कम बैक सेफली। ये पाकिस्तान के लोग, यह है अंतर, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं इसकी बात करता हूं, पहली जो एडवाइजरी थी वो 15 फरवरी को दी गई, 26 फरवरी से हमने लाने का काम किया और 23,000 लोगों को मार्च महीने तक हम लेकर के आए। और हिमाचल प्रदेश के भी 436 बच्चे वापस सकुशल आए। ये मोदी जी ने किया। अब ये प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है कि नहीं? और मैं यहां पर यह भी श्रेय लेना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 23,000 में से 19,000 लोगों के घरों में जाकर, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बार नहीं 3-3 बार जाकर के उनकी माताओं को संतावना दी है, उनके परिवार को संतावना दी। घबराना मत, मोदी वहां पर है, मोदी जी आपको इन लोगों को लेकर के आएंगे। और ये है अंतर, जिसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना आया, आप बताइए कोरोना में गरीब कल्याण पैकेज दिया कि नहीं दिया? 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने 2020 से अभी तक और सितंबर तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम किया कि नहीं किया? आप बताइए, 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई कि नहीं चलाई? और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा, वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी। हमें मोदी से सीख लेनी चाहिए। लॉकडाउन की अवस्था में गरीब आदमी भूखा रहेगा, उसकी व्यवस्था मोदी ने की है और आर्थिक दृष्टि से उसको सबल करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, जब हम कहते हैं प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये उसका उदाहरण है जो हम आपके सामने।
मित्रों, अभी अभी चुनाव हुए और हमारे साथियों ने चुनाव की चर्चा की। जयराम जी ने भी की और सुरेश कश्यप जी ने भी की। मित्रों, ये चुनाव बहुत से संदेश देता है और भारत की जनता का वोट देने का पैटर्न बदल गया है। अगर हमारे विपक्षी साथियों के अकल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो उनका भला हो, और न आए तो फिर ये प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करना तो हमारा काम है ही, हम तो करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो वह योगी जी की सरकार है। बहुत कुछ पहली बार हुआ। पहली बार देखिए, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री के गद्दी पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के तप से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा। वो भी हमारा वोट परसेंटेज 39 से 44% पहुंचा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह है कांग्रेस का इतिहास, यह है कांग्रेस की स्थिति। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये लड़ी थी 377 सीटों में और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई। मैं उत्तराखंड की बात करूं, हम अपने साथियों को बधाई देना चाहते हैं। हमारे पहाड़ के लोग एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कार्यकर्ता गए थे, काम किया था। उत्तराखंड में पहली बार जब से राज्य बना है, पहली बार जिस पार्टी की सरकार थी दोबारा सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी। और यहां भी हमने 47 सीटें जीती। और यहां भी मैं आपको बता दूं कि हमारे आप पार्टी वाले, जब 47 सीट की बात करता हूं तो बाकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ होगा आपको पता चल ही गया। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह परिस्थिति है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली बार मिलीजुली सरकार बनी थी, लेकिन इस बार हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वहां भी मणिपुर जाना जाता था ब्लॉकेड के लिए, बंद के लिए, कर्फ्यू के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। आज मणिपुर जाना जाता है शांति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, विकास के लिए और कर्फ्यू मुक्त इंसर्जेंसी के माध्यम से इंसर्जेंसी समाप्त होकर के आज लोग मुख्य धारा में चलते हैं। गोवा में हमको हैट्रिक बनाया, हमने हैट्रिक, तीसरी बार हम जीत करके आए हैं, स्टेबिलिटी लाई है और वहां भी हमने अपनी सरकार बनाई है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार हमारी है और आपके आशीर्वाद से अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। और इसीलिए जब मैं विकास की बात करता हूं और चुनाव की बात करता हूं तो आपके सामने ये सारे तथ्यों को रखते हुए इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर मैं और भी एक बात करूंगा और ये आप गहराई से समझ लीजिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि मेरे आंकड़े भी नोट करें और गलत हूं तो मुझे चैलेंज भी करें। मित्रों, मेरा चार्ज है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना, हमेशा हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और दी हुई चीज को भी सामने से छीना है, मुंह के सामने नुआला को भी छीना। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है और हमेशा हिमाचल को दिया है, लिया नहीं है। आप कहोगे क्या बोल रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा।
1987 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री और 1987 में नाइन्थ फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया, जिसके चेयरमैन एनकेपी साल्वे थे और वो भी कांग्रेसी थे, विशुद्ध कांग्रेसी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस लिया था। हमारे को सेंट्रल स्कीम में अगर 100 रुपया खर्च होता था तो 90 रुपए केंद्र देता था, 10 रुपए हिमाचल सरकार देती। लेकिन एनकेपी साल्वे ने राजीव गांधी के आशीर्वाद से हिमाचल का हक छीना और हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट हटा दिया और अब हमको 60 केंद्र देगा तो 40 प्रदेश को देना पड़ेगा, जयराम ठाकुर को देना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह एक स्टेप और आगे बढ़े। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, इसको 60-40 भी मत रखो, इसको 50-50 कर दो। 50 प्रदेश थे तो 50 केंद्र थे। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, उनको हिमाचल से लगाव थे, वो हिमाचल को जानते थे। उस समय न धूमल जी ने कहा, न शांता जी ने कहा, न किसी और ने कहा, मोदी जी ने खुद हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे करके और 10 से 10 कर दिया, 90 केंद्र देगा और 10 हिमाचल देगा। यह परिस्थिति, इसलिए मैंने कहा उन्होंने छीना। और मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं देख बता रहा हूं, मैं नमन बता रहा हूं। एनकेपी साल्वे, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी छीनने वाले, देने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दिया। अब यहीं पर रुके होते तो भी मानते। आप बताइए 2003 में अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए डाटा शिपा सजा था कि नहीं सजा था? आप बताइए बस्ती बची थी कि नहीं बची थी? और 2008 में मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रियल पैकेज छीना था कि नहीं छीना था? और उस समय के कांग्रेसी जानते हैं क्या बोलते थे? उस समय के कांग्रेसी बोलते थे कि भैया यहां हिमाचल में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में है और कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। तो पंजाब को इंडस्ट्रियल पैकेज न मिले, हरियाणा को इंडस्ट्रियल पैकेज न मिले और हिमाचल को मिलेगा तो इससे गलती होगी, इससे दिक्कत आएगी और इसलिए हिमाचल का इंडस्ट्रियल पैकेज वापस लेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इसको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हुए उनको भी राहत दिलाने का काम किया, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह मैं आपको बताऊं। मित्रों, मैं हिमाचल का बड़ा पुराने समय से मेरा संबंध है। मुझे कह रहे थे अभी कि आप यहाँ खेले पले बलसे, मुझे ये कमेटी का ये ग्राउंड याद है। 1987 में एक कैंप लगा था तो 2 रात और 3 दिन मैं यहीं पर सोया था और मैं यहीं पर रहा था। इसलिए चाहे कांगड़ा हो चाहे हिमाचल हो, मेरी यादें बहुत ताजा है और बहुत मीठी मीठी यादें। लेकिन मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1960 के दशक में कोल डैम आने की बात हुई थी, जिसको कढ़ाई डैम बोलते हैं। वो कोल डैम नहीं आया, उसको इंतजार करना पड़ा भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने कोल डैम का शिलान्यास किया और उनके शिलान्यास के बाद 2017-18 में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया और कोल डैम हमारे को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से लूड़ी डैम जो था उसको भी 2010 मेगावाट का, यह भी लगभग जो है इसको भी बन रहा है और 2025 तक यह भी तैयार हो जाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हम बात करें अटल टनल की, तो 2002 में अटल टनल का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 2002 में। और मैं पत्रकार बंधुओं से जानना चाहूंगा कि सोनिया गांधी आई, 10 साल राज किया, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, कोई काम नहीं हुआ। अटल जी मनाली आए थे और अटल जी ने मेरे सामने और धूमल जी के सामने कहा था, मेरे अटल
टनल का क्या हो रहा है? मैंने कहा काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो शिलान्यास, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर। मोदी जी भी वहां मौजूद थे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उनको याद था, वो फुटिंग पर काम चला और 5 साल के अंदर तैयार होकर के अटल टनल हिमाचल की जनता को समर्पित हो गया। ये अंतर है। आप बताइए, परवाणु शिमला कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, धर्मशाला शिमला के काम के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है कि नहीं है? कीरतपुर मंडी मिलानी की रोड बन करके तैयार हो रही है कि नहीं हो रही? ये सारे विकास के काम हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में ये भी लगभग 392 करोड़ यानी 400 करोड़ की लागत से यह भी 2023 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसकी भी तैयारी चल रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स कभी सोचा था कि हिमाचल में एम्स आएगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा। 70 लाख की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या, वहां 2 एम्स और 70 लाख की जनसंख्या को मोदी जी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देते हैं। ऊना में सैटेलाइट सेंटर, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर देते हैं और 5 साल के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज। धूमल जी थे तो मंडी का मेडिकल कॉलेज आया था और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो चंबा का मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, नाहन का मेडिकल कॉलेज ये आया और ये हिमाचल की तस्वीर और तकदीर को बदल रहा। इतना ही नहीं, 2 कैंसर सेंटर, ये सहारा मेडिकल कॉलेज तब आए जब हम स्वास्थ्य मंत्री। ये कैंसर सेंटर 45 करोड़ का शिमला और मंडी के लिए जो बन करके तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ 9 हमारे ट्रॉमा सेंटर, मुझे याद है पहले एक ट्रॉमा सेंटर मिल जाए तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आज 9 ट्रॉमा सेंटर, कहां रामपुर का खनेरी, कहां सुपलकोट भाई, कहां ऊना, कहां मंडी, कहां कुल्लू, 9 मेडिकल और अपना ट्रॉमा सेंटर। और इसके लिए भी 10 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ किस तरीके से लागत से बन रहा है ये भी हमको पता है। अभी जयराम जी ने आयुष्मान भारत की बात, मैं आयुष्मान भारत के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है और सालाना दिया। और